हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया उपन्यास बहुरानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये उपन्यास। वहाँ से कोई जवाब नहीं बन पड़ा। उसने क्यों नहीं बुलाया या ठीक से समझा कर कह भी ना सकी। विभा की इस परेशानी को ताड़कर राम मोहन ने हंसते हुए कहा, नहीं माँ जी, मुझे ही छुट्टी नहीं मिली, इसीलिए हाजिर नहीं हो सका। विभा बोली, अच्छा मोहन, तू बैठ, अपने देश की खबर सुना। राम मोहन बैठ गया। वह चंद्रद्वीप की खबरें सुनाने लगा। विभा गाल पर हाथ धरे मनोयोग पूर्वक सुनने लगी। खबरें खत्म करके राम मोहन ने कहा, माँ जी, आपके लिए शंख की ये 4 चूड़ियाँ लाया हूँ, आपको पहननी होंगी, मैं देखूंगा। विभा ने सोने की 4 चूड़ियाँ उतार कर शंख की चूड़ियाँ पहन ली और हंसती हुई माँ के पास जाकर बोली, माँ, मोहन ने तुम्हारी सोने की चूड़ियाँ उतरवा कर अपनी ये शंख की चूड़ियाँ पहना दी हैं। रानी जरा भी असंतुष्ट न होकर हंसती हुई बोली, अच्छी तो हैं, तेरे हाथों में खूब फब रही हैं। सुनकर राम मोहन बहुत प्रसन्न हो उठा। रानी उसे बुला ले गई और उन्होंने उसे अपने सामने बिठाकर खूब खिलाया पिलाया। धीरे धीरे संध्या हुई। नगर की नारियों की भीड़ राजमहल में बढ़ने लगी। पड़ोसिनें जमाई को देखने और रिश्ते के अनुसार उससे हंसी मजाक करने के लिए अंतापुर में जमा होने लगी। आनंद, लज्जा, आशंका और अनिश्चित न जाने क्या होगा कि भाव से विवाह के हृदय में उथल पुथल मच गई। मुंह और कान लाल हो उठे, हाथ पांव शीतल पड़ गए। यह कष्ट है या आनंद, सो कौन जाने। दामाद अंतःपुर में आए हैं। रमणियों ने चारों ओर से उन पर हमला बोल दिया है। चारों ओर हंसी की तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। सब ओर से कोकिल कंठियों का तीखा मजाक, मृणाल बाहुओं का कठोर ताड़न, चंपक उंगलियों के चंद्र नखों का तीक्ष्ण उत्पीड़न आरंभ हो गया। रामचंद्र जब बिल्कुल व्याकुल हो उठे तो एक प्रौढ़ा रमणी साहसार्थ आगे आई। आते ही अपने कठोर कंठ से ऐसी जलीकट्टी कहनी शुरू की और उसके मुंह से ऐसी भद्दी और फोड़ बातें निकलने लगीं कि धीरे धीरे सभी नगर नारियों के मुंह बंद हो गए और एक एक करके सब वहां से चली गईं। जब सारा घर खाली हो गया तब कहीं जाकर रामचंद्र को विश्राम मिला। वहां से वह प्रौढ़ा महारानी के कमरे में पहुंची। उस समय रानी दास दासियों को खिला पिला रही थी। राममोहन भी एक और बैठा खा रहा था। वह प्रौढ़ रानी के सामने जा खड़ी हुई और उन्हें गौर से देखकर बोली, ओह, यही है निकषता जननी। यह सुनते ही राम मोहन के कान खड़े हो गए। उसने चौंक कर प्रौढ़ा के मुंह की ओर देखा। तत्काल भोजन की थाली पर से वह उठ खड़ा हुआ और चीते की भांति उछलकर उसने प्रौढ़ा के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया और अकड़कर बोला, और कोई ना पहचाने, पर मैं तो तुम्हें पहचानता हूँ। उसने उसके माथे से साड़ी का पल्ला खींच लिया। वह और कोई नहीं, रमाई भांड था। राममोहन मारे क्रोध के कांप उठा। उसने रमाई की चादर उतार फेंकी और उसे ऊपर उठाकर घुमाता हुआ बोला, आज मेरे हाथों तेरी मौत लिखी है। वह उसे अधर में घुमा रहा था कि रानी दौड़ी आई और घबराकर बोल उठी, राममोहन, यह क्या कर रहा है। उधर रमाई ने दीन स्वर में गुहार मचाई, दुहाई है, बाबा ब्रह्मा, हत्या न करना। चारों ओर शोर मच गया। राममोहन ने रमाई को नीचे उतारकर क्रोध से कांपते हुए स्वर में कहा, नीच अभागे, तुझे मारने की और कोई ठौर नहीं मिला। रमाई ने कहा, महाराज ने मुझे हुक्म दिया था। राममोहन ने डपट कर कहा, क्या कहा, नमक हराम। फिर ऐसी बात कही तो पत्थर से तेरा मुंह कुचल दूंगा। यह कहकर उसने रमाई का गला पकड़ लिया। रमाई अंतर्नाद कर उठा। तब राममोहन ने उसे चादर से कसकर बांध दिया, बोरी की भांति उठाकर बाहर ले चला। देखते ही देखते चारों ओर बात फैल गई। उस समय रात लगभग दोपहर बीत चुकी थी। राजा के साले ने प्रतापादित्य को यह खबर सुनाई कि जमाता रमाई भांड को रमणी वेश में अंतापुर में ले गए और वहां उसने पुर रमणियों के साथ, यहाँ तक कि महारानी के साथ भद्दे मजाक किए। यह सुनते ही प्रतापादित्य का रूप अत्यंत व्यक्राल हो गया। वे मारे क्रोध के कांपने लगे। विफरे शोर की भांति वे सैया छोड़कर उठ खड़े हुए। गरज कर बोले, लक्ष्मण सरदार को इसी समय हाजिर करो। लक्ष्मण सरदार के आने पर राजा ने उससे कहा, आज रात को मैं रामचंद्र राय का छिन्न मस्तक देखना चाहता हूँ। यह सुनते ही राजा के साले ने उसके पांव पकड़कर प्रार्थना की, महाराज क्षमा कीजिए, एक बार विवाह के विषय में सोचिए। ऐसा ना कीजिए महाराज। प्रतापादित्य ने पुनः गरज कर कहा, आज ही रात को रामचंद्र राय का कटा हुआ सिर हमारे सामने पेश करना होगा। जब साले ने बहुत समझाया, अनुनय विनय की, तो राजा ने थोड़ी देर तक सोचते रहने के बाद लक्ष्मण सरदार से कहा, देखो लक्ष्मण, कल सवेरे रामचंद्र जब अत्तापुर से निकले तो उसका वध करके छिन्न मस्तक हमारे पास ले आना। लक्ष्मण जो हुक्म कहकर चला गया। सारे सब बहुत पछताए। उन्होंने जितना सोचा था मामला उससे कहीं आगे बढ़ गया था। वे चुपके से अंतापुर में गए और उन्होंने धीरे से विवाह का दरवाजा खटखटाया। उस समय दूर आधी रात की नौबत
बज रही थी। निस्तब्ध रात्रि में नौबत की गूंज चांदनी और दक्षिणा हवा के साथ मिलकर सुसुप्त प्राणों में सपनों की सृष्टि कर रही थी। विवाह के शयन कक्ष की खुली खिड़की की राह चांदनी अंदर आकर बिस्तर पर पड़ रही थी। रामचंद्र राय गहरी नींद में सोए हुए थे। विवाह गाल पर हाथ रखे विचार मग्न बैठी थी। जब चांदनी की ओर देखती तो उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़ते थे। उसने पति मिलन की जो कल्पना कर रखी थी वैसा कुछ तो हुआ नहीं। उसका मन अंदर से रुदन कर रहा था। दिनों से जिस घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी वह आ जाई तो सही, लेकिन किस रूप में। रामचंद्र राय आए, सैया पर लेट गए, परंतु विवाह से उन्होंने बात तक नहीं की। प्रतापादित्य ने उनका अपमान किया है। प्रतापादित्य का अपमान करने के लिए विवाह की उपेक्षा करना ही ठीक होगा। वे अपनी पत्नी को बता देना चाहते हैं कि तुम यशोहर के प्रतापादित्य की बेटी हो। इंद्रद्वीप आधिपति राजा रामचंद्र राय के पास सर्व में तुम कैसे शोभा पा सकती हो। यह निश्चय करके वे पीठ फेर कर जो सोए तो फिर करवट लेने की सुध भी नहीं रही। उनकी सारी नाराजगी अब विवाह के ऊपर है। विवाह जागी हुई है, बैठी बैठी सोच रही है। एक बार चांदनी की ओर देखते हैं और सोए हुए पति के मुख की ओर निहार लेती है। उसका हृदय कांप पड़ता है और वह रह रहकर दीर्घ श्वास निकल जाती है। प्राणों में बड़ी व्यथा हो रही है और अंतर में पीड़ा टीस रही है। अचानक रामचंद्र राय की नींद खुल गई। अचानक उनकी दृष्टि विवाह पर पड़ी। नींद से अचानक जाग पड़ने के उस क्षण में उन्हें मान अपमान और नाराजगी का कोई ख्याल नहीं रहा। उसकी याद भी नहीं आई। गहरी नींद के बाद मन खूब स्वस्थ हो गया था, क्रोध समाप्त हो गया था। विवाह के उस अश्रु पल्वित करुण मुख को देखकर उनके मन में करुणा जाग उठी। विवाह का हाथ पकड़कर बोले, विवाह रो रही हो। विवाह आकुल हो उठी। मुंह से वह कुछ नहीं कह पाई। उसकी आंखें मुंद गईं। तब रामचंद्र राय उठकर बैठ गए। विवाह के सिर को धीरे से उठाकर उन्होंने अपनी गोद में रख लिया और उसके आंसू पोंछ दिए। ठीक उसी समय किसी ने दरवाजा खटखटाया। रामचंद्र चौंक कर बोल उठे, कौन। बाहर से जवाब मिला, जल्दी दरवाजा खोलो।